देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ये तो पता चल गया था कि प्रोटॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स के चार्ज के बारे में पता चल चुका था एंड इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बारे में, और दोनों के मास के बारे में भी पता चल गया था। अब क्या कि धीरे धीरे फर्दर स्टडीज हुई, और फर्दर स्टडीज में ये पता लगाना था कि हमको ये तो पता चल गया कि एटम कैसा है, डिविजिबल है, यस और नो। बाद में हमको ये पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसका कितना मास है, इसका कितना चार्ज है, ये भी हमने पता लगा लिया। इसका कितना मास है और इसका कितना चार्ज है, ये भी हमने पता लगा लिया। अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, और एक्सपेरिमेंट्स किस चीज के लिए होने लगे, ये पता लगाने के लिए ओरिजिनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? आवाज सुनाई दे रही है ना? अब क्या धीरे धीरे स्टडीज होने लगी कि एटम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बताते रहे। अब उसमें से क्या है, एक दो साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट लगाया कि हाँ भाई चलो, कोई भी अगर एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। शुरुआत में सिर्फ यही पता था, ठीक है। तो थॉमसन करके एक साइंटिस्ट था। कौन? थॉमसन। अब थॉमसन ने क्या पता लगाया कि चलो कोई भी एटम है। कौन? जे जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन को ये तो पता था कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड प्रोटॉन्स भी होते हैं, यस और नो। उसने ये कंसेप्ट बताया कि जो एटम है वो स्फेरिकल होता है, लाइक बॉल। एटम इज लाइक अ बॉल, और यू कैन से इट इज स्फेरिकल, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि कोई भी अगर एटम है, ठीक है, तो ओवरऑल उसके पास दोनों चार्ज है। कौन से दोनों चार्ज? पॉजिटिव चार्ज भी है और उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा। तीसरी चीज उसने ये बताई कि एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके पास ओवरऑल 5 पॉजिटिव चार्जेस है तो इसके पास 5 नेगेटिव चार्जेस है, जिस वजह से कोई भी एटम ओवरऑल कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आ रहा है, यस और नो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वेरी इंपॉर्टेंट। जे थॉमसन वो साइंटिस्ट था जिसने ये तो बता दिया, हाँ भाई कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। क्यों? उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों चार्ज है, दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल इन अमाउंट, इक्वल इन अमाउंट। अब इसने उनके पोजीशंस के बारे में बताया। इसने क्या बताया कि अगर हम एक वाटरमेलन को कट करते हैं, अगर हम एक वाटरमेलन को कट करते हैं तो उसके अंदर देखा है ये रेड रेड कलर का जो खाने वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये मान लो वाटरमेलन है, उसके अंदर ये रेड वाला पार्ट जो है खाने वाला पार्ट है। तो उसने क्या बोला, पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे के अंदर फैला हुआ होता है, और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज, जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स होते हैं ना, वैसे ही बीच बीच में नेगेटिव चार्ज क्या है? एम्बेडेड है उसके अंदर। क्या है? एम्बेडेड। ये उसका एटम का मॉडल था, मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, मॉडल ऑफ एटम। अब जे थॉमसन ने क्या किया, ये तो प्रूफ कर दिया कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, लेकिन उसने ये वाला जो स्ट्रक्चर बताया था कि वाटरमेलन जैसा है, ठीक है, जो पूरा रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव है और उसके अंदर नेगेटिव पार्ट जो है एम्बेडेड है लाइक सीड्स। ये उसने मॉडल बताया जरूर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पता चला कि दिस मॉडल इज नॉट करेक्ट। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? जे थॉमसन का मॉडल ये वाला। जे थॉमसन के फायदे क्या हुए? उसने ये तो साबित कर दिया कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। ही वाज करेक्ट इन दिस थिंग, बट हिज assumption in the how positive and negative charges are scattered in an atom, वो इसने ये चीज गलत बताई। समझ में आया, यस और नो?
ये वाला जे थॉमसन का मॉडल समझ में आ गया? अब देखो, अब धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों ने और भी कई चीजें प्रैक्टिस की। अब उसमें से रुदरफोर्ड, कौन? रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने रुदरफोर्ड करके बंदा था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको अल्फा एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि अल्फा रेज है क्या। अल्फा रेज वो वाली रेज है, ठीक है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना अल्फा रेज के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। कैसे होता है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। सेकंड थिंग, अल्फा रेज के पार्टिकल्स कैसे होंगे? हैवी, ठीक है, ये काफी हैवी है। तो जब ये पार्टिकल्स बड़ी स्पीड में जाते हैं तो वो अल्फा रेज बनाते हैं। समझ में आ गया अल्फा रेज क्या है? तो उसने क्या है, अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर उसने एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल। तुम लोगों ने देखा अपने मिठाई के ऊपर सिल्वर की फॉइल लगा के रखते हैं? ओके ओके, ठीक, आवाज आ रही है ना? अब देखो, जैसे कि अपने जो मिठाइयाँ होती है उसके ऊपर देखा सिल्वर की फॉइल रहती, बहुत ही पतली फॉइल। वो तो डोंट वरी, तुम्हारे नेटवर्क में इश्यू होगा, ठीक है। अब आ रही है ना आवाज? उसने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल क्या होता है? गोल्ड की बहुत ही पतली थिन लेयर। फॉइल तुमने देखी होगी, मिठाई के ऊपर सिल्वर की होती है फॉइल। यस और नो? एल्यूमिनियम फॉइल देखी? एल्यूमिनियम फॉइल खाना रैप करने के लिए हम लोग यूज, ऐसे ही उसने ऐसे ही उसने गोल्ड फॉइल ली। किसकी? गोल्ड की। उस गोल्ड फॉइल के अंदर से उसने अल्फा रेज पास करवाई। क्या पास करवाई? अल्फा रेज, मेनी अल्फा रेज। अब जब उसने कई अल्फा रेज पास करवाई तो ज्यादातर, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज, ज्यादातर अल्फा रेज के अंदर से पास होगी, सेम पाथ में, कोई डिफ्रेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 10,000 में से कोई एक दो अल्फा रेज ऐसी थी जो कि वापस आ गई। क्या आ गई? वापस आ गई। एक दो कैसी थी? जिनका पाथ चेंज हो गया, जिनका पाथ चेंज हो गया, एक दो का पाथ चेंज हो गया। और एक दो कैसी हो गई? रिबाउंड हो गई, वापस आ गई। दिखाई दे रहा है? यस और नो? तो अब ऊपर ने क्या है, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चीजें पता चली उसको, कुछ एक चीजें पता चली। वो चीज क्या पता चली? देखो, गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल भी किसकी बनी होगी? एटम की। यस और नो? अगर मान लो गोल्ड फॉइल के अंदर ये गोल्ड का एटम है, जस्ट मैंने ये अभी बनाया है, उसने ये पता लगाया कि ऐसी कोई चीज है, और गोल्ड फॉइल के अंदर से ये किसका एटम है? गोल्ड का। अब इसने क्या है, इसमें से रेज पास की थी गोल्ड फॉइल में से। यस और नो? अब इसमें से एक रे थोड़ी टेढ़ी हो गई, एक रे रिबाउंड हो गई, ये रिबाउंड हो गई, ये वाली भी थोड़ी टेढ़ी हो गई, और ज्यादातर रेज जो है पास हो गई। समझ में आया? यस और नो? मैंने क्या किया, ये गोल्ड का एटम, उसमें से ऐसी रेज पास हुई। तो उसने जब स्टडी की, अब ये जो अल्फा रेज है, कौन सी रेज? रेज, ये कैसी चार्ज है?
और ये कैसी है, हैवी। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक बॉल है, क्या है, बॉल। मैंने बॉल को दीवार पे मारा तो क्या होगा, चलो वापस आएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या है, एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसको वापस मारा तो क्या होगा, दीवार वहीं गिर जाएगा। और जस्ट फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, रेलवे ट्रैक पे मैंने दीवार बना रखी, तो ट्रेन उसको हिट करके क्या करेगी, गिरा देगी और खुद आगे चली जाएगी, यस और नो। तो अगर कोई भी चीज किसी चीज से जाती है, टकराती है और वापस आती है, तो इससे ये चीज साबित होती है कि ये जो चीज है वो जिस चीज से टकराई है वो चीज बहुत ही हैवी है। समझ में आ रहा है, यस और नो। इसके मुकाबले ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हैवी है। गॉट इट। अगर मान लो एक ट्रक और एक बाइक की टक्कर हो, तो कौन सी बहुत ज्यादा दूर जाके गिरेगी, ऑब्वियसली बाइक। क्यों, बाइक का वजन जो मास है वो बहुत ही कम है और ट्रक का बहुत ही ज्यादा। तो अब ये बताओ, कोई चीज ऐसे जा रही है और किसी चीज से टकरा के वापस आ गई, इसका मतलब इसका वजन कैसा है, ये पता चल गया कि कोई चीज ऐसी है बीच में जो कि बहुत ही हैवी है। समझ में आ रहा है, ये सब चीज हैवी वाला पार्ट है, ये बहुत ही छोटी जगह है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो पास हो रही है, बस ये बहुत ही छोटा सा एरिया जहां से टकरा के वापस आई। अब ये जो पार्टिकल्स जो रेस जा रही है, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ज्यादातर जो कैसा है, एटम कैसा है, एम्प्टी, वो के वो ही पाथ। अगर आप तो सीधे चले जा रहे हो, आपके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, आप तो सीधे जाते जाओगे ना, यस और नो। अब यहाँ वाला, ये वाली थोड़ी टेढ़ी हो गई, अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। अब इधर ध्यान दो, ये कोई चीज है और ये पॉजिटिवली चार्ज चीज है, ये इसके पास जा रही है, लेकिन इसने इसके फोर्स लगाया और डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कौन करता है, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसलिए इसने इसको रिपेल किया और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। समझ में आया, yes or no? तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था और ये चीज इसको पता चली कि बीच में कोई चीज बहुत ही हैवी है, उस चीज की साइज बहुत स्मॉल है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, और ज्यादातर जो है वो कैसा है, खाली है। तो रुदरफोर्ड ने इस बेसिस पे कुछ एक चीजें डिस्कवर की और क्या बताया, मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर एटम कैसा होगा, अंदर से खाली। मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज एट सेंटर, ज्यादातर एटम का वजन कहां पर होगा, सेंटर। थर्ड चीज, दिस सेंटर इज वेरी स्मॉल एज compared to the size of atom, as compared to the size of atom, पूरे एटम के मुकाबले इस पार्टिकल की साइज जो है बहुत ही छोटी है। समझ में आया, yes or no? अब यूं कहा जाता है कि, यूं तो क्या ये है ही ओरिजिनली, अगर एक फुटबॉल ग्राउंड जो होता है ना, फुटबॉल ग्राउंड, अगर उस फुटबॉल ग्राउंड के बीच में सेंटर पे जाके तुम एक सुई की नोक रखोगे, तो जो सुई की नोक जितनी छोटी है ना पूरे ग्राउंड के मुकाबले, उतना छोटा एक बीच वाला ये सेंटर है जहां पर पूरा वजन। समझ में आया कि नहीं, यस और नो, वो मैं बताऊंगा इसको क्या कहा, वो न्यूक्लियस, ठीक है। गोल्ड फॉइल पे ही की, गोल्ड फॉइल से ही सबसे बढ़िया रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या है, दिस सेंटर इज पॉजिटिवली
चार्ज, ये सेंटर पॉजिटिवली चार्ज है। और क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेंटर। उसने ये भी पता लगाया कि पूरा पॉजिटिव चार्ज बीच में है और इसके चारों तरफ गोल गोल कौन घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज। आया यस और नो? ये है जो रुदरफोर्ड ने बताया। अब देखो ये जो बीच वाला, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें तकलीफ पड़ी। उसने ये तो बता दिया कि एक एटम है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, याद रखना उसको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। ठीक है, फिर और स्टडीज होती गई और स्टडीज होती गई, तो इनको पता चला कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस न्यूट्रॉन्स भी, प्लस न्यूट्रॉन्स भी है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल। कैसे होते हैं, न्यूट्रल, दैट इज इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब जो रुदरफोर्ड की स्टडीज थी उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ गोल गोल घूमता है। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाँ इसने ये जो स्टडी की ये तो एकदम सही की, लेकिन ये कैसा चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, Attract। तो ये तो घूम घूम के इसके अंदर चला जाना चाहिए, ये सर ये तो अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, समझ में आया कि नहीं? ये तो यहीं पे हो जाना चाहिए ना, सारा के सारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा अटैच, ये सवाल खड़ा हुआ। दूसरी चीज याद रखना, कभी भी अगर कोई भी पार्टिकल आपको दूसरे पार्टिकल के चारों तरफ गोल गोल घुमाना है, तो या तो वो एनर्जी क्या, या तो उसको एनर्जी चाहिए या फिर वो एनर्जी लूज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एग्जांपल देता हूँ, एक पत्थर बांधो एक डोरे को और उसको गोल गोल घुमाओ, तो जब वो पत्थर गोल गोल घुमाता है, तुम क्या कर रहे हो, अपने उंगली से उसको एनर्जी दे रहे हो, यस और नो? तो किसी भी पार्टिकल को सॉल्व कराने के लिए या तो एनर्जी गेन जरूरत होगी या फिर एनर्जी के लूज की जरूरत होगी। तो ये वो चीज है जो कि रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्यों नहीं चले जाते, दूसरे ये जो एनर्जी लूज और गेन वाला कंसेप्ट है वो क्यों नहीं इस पे फॉलो होता। व्हाट इट, यस और नो? अब और भी स्टडीज होती गई, सबके सब एक बार फ्रंट कैमरा चालू करो हरियो। ये Vivo 16062 कौन है, उसकी अटेंडेंस लगने नहीं वाली है। Ram, can't you name your this? So why you are not naming this? यार, कोई बात नहीं, कभी लॉगिन होते तो नाम तो एंटर कर ही सकते हो। बोर्ड के दिन किसी और का पेन लेके जाएगा तो उसका नाम लिखेगा या तेरा नाम लिखेगा? जल्दी में क्यों बेटा, राइट में कहीं पे ड्यूटी कर रहे थे, नाइट ड्यूटी कर रहे थे? ठीक है, तो अब देखो और भी ये, हाँ हाँ आगे बोलो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो समझ गया महावीर, समझ गया महावीर, जस्ट पुट इट ऑफ। अब देखो, नील बोर, नील बोर करके एक साइंटिस्ट था, फिर उसने बताया कि जो रुदरफोर्ड के उसके अंदर जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए थे, रुदरफोर्ड वाले में कंफ्यूजन किया था कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। सबसे बड़ा
बड़ा सवाल क्या था, तो उस टाइम सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा हुआ था कि ये जो गोल गोल घूम रहा है, आ जाएगी, जो ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक, ये इसके अंदर क्यों नहीं चला जाता, इसके अंदर क्यों नहीं चला जाता। फिर एक साइंटिस्ट था, दैट इज नील बोर। नील बोर ने एक चीज पता लगाई, ये चीज पता लगाई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल क्या कर रहे हैं, नील बोर करके साइंटिस्ट था, उसने जो रुदरफोर्ड के, उसने जो बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि वो गोल गोल कैसे घूमता। ओरिजिनली तो उस इलेक्ट्रॉन को इधर चले जाना चाहिए था। फिर नील बोर करके एक साइंटिस्ट आया और उस नील बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब भी रिवॉल्व करता है, वो जब भी रिवॉल्व करता है किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो किस पे रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड पाथ। किस पे रिवॉल्व करेगा, फिक्स्ड पाथ। और उस फिक्स्ड पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। अपनी अर्थ भी सन के चारों तरफ ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसी ही पाथ पे रिवॉल्व करेगा, ना तो ये इधर आएगा ना तो ये उधर जाएगा। समझ में आया, यस और नो। इस ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं। तो उसने ये एक्सप्लेन किया कि जब भी, नील बोर ने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड पाथ पर, उस टाइम इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी लूज करेगा ना ही गेन करेगा। समझ में आया क्या नहीं, नो लूज ऑफ एनर्जी, नो गेन ऑफ एनर्जी। और जिस वजह से एटम क्या है, स्टेबल है। एटम क्या है, स्टेबल। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अरे तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा, कंप्लीट है, कोई बात नहीं, कंप्लीट है तो अच्छी बात है। इधर ध्यान दो। फिर नील बोर का भी एटम आया, किसका, नील बोर। नील बोर ने एक स्ट्रक्चर बताया एटम का। तुमको चीज समझ में आ रही है, यस और नो। ये नील बोर ने क्या कंसेप्ट बताया वो समझ में आया कि रुदरफोर्ड वाले में क्या ड्रॉबैक रह गया था, उसको नील बोर ने एक्सप्लेन किया। गॉट इट, यस और नो। अरे आवाज आ रही है कि नहीं। नील, ठीक है, नील बोर्स एटम। नील बोर ने एटम का क्या बताया, एक स्ट्रक्चर बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। नील बोर का जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये ही वो मॉडर्न स्ट्रक्चर है जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ये वही मॉडर्न स्ट्रक्चर है जो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो। उसने क्या बताया, अब ये एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बड़े ध्यान से। ये एटम है, एटम के बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पूरा वजन इसी की वजह से है। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट, किस पे, फिक्स्ड ऑर्बिट, मतलब फिक्स्ड पाथ, उसी पे घूमेंगे। एटम्स के अंदर एक ऑर्बिट भी हो सकती है, दो ऑर्बिट भी हो सकती है, तीन ऑर्बिट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि एटम कौन से एलिमेंट का है। समझ में आया, यस और नो। अब फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर ऑर्बिट फिक्स्ड है ना तो उसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखना, ये कौन सी नंबर ऑर्बिट है, पहली नंबर। ये बाहर वाली कौन सी नंबर ऑर्बिट है, दूसरी नंबर। उसके बाहर वाली तीसरी। तो याद रखना, पहले वाली को क्या कहते हैं, ऑर्बिट का नाम, के, एल, एम। इसको के शेल कहते हैं। कौन सी शेल,
के शेल। देखो मैंने पहले ही बताया ऑर्बिट वर्ड भी यूज करते हैं और शेल वर्ड भी, दोनों सेम ही है। गॉट इट, यस और नो? लेकिन अगर मैं शेल बोल रहा हूं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं क्या बोलूंगा? के शेल। के मीन्स पहले वाली, एल मीन्स दूसरे वाली, एम मीन्स तीसरे वाली। समझ में आया, यस और नो? याद रखना, के एल एम। पहली शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है, यस और नो? ये फिक्स्ड रूल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के जो न्यूक्लियस है, सेंटर, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा फिक्स्ड पाथ या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट पे। ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं। पहली ऑर्बिट को कहते हैं के शेल, दूसरी को कहते हैं एल शेल, तीसरी को कहते हैं एम शेल। पहली के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे, एक हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, या तो 2 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकता है। एल के अंदर 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज्यादा नहीं। एम के अंदर 18 या फिर 18 से कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। गॉट इट, यस और नो? ठीक है, अब इधर ध्यान दो। एक और जो चीज पता चली गई बाद में, बोहर ने बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल पे जाता है, फ्रॉम शेल 1 टू शेल 2, तब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ आ जाए, मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आपको इस शेल में से कम वाली शेल में लाना है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा। वॉट इट, यस और नो? ये कुछ एक ऐसे रूल्स एंड लॉज है जो कि फॉलो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में।